तो नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखने वाले अपन मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में देखते हैं। इसमें संविधान में क्या चर्चा है इसकी। तो परिभाषा की जो बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें या डेफिनेशन की बात करें तो संविधान के यानी कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसमें अनुच्छेद 366-25 यानी कि आर्टिकल 366 का जो सब पार्ट है 25 उसमें शेड्यूल ट्राइब की पूरी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि किस जनजाति को या किस ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। आर्टिकल 342 है यहाँ पर जो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से किसी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में, जनजाति की सूची में रख सकता है। यानी कि अगर किसी जाति को हमें अनुसूचित जाति की कैटेगरी में रखना है तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि जो राज्यपाल होता है वो रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को, इस तरह के जो प्रावधान होते हैं उनके लिए, फिर राष्ट्रपति अपने साइन करके, हस्ताक्षर करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या उसको परमिशन देता है, तब कोई जनजाति, कोई भी जाति अनुसूचित जाति कैटेगरी में रखी जा सकती है। या सेम को वो भी अनुसूचित जाति के साथ भी सेम ही होता है। यानी कि ये अधिकार किसको होता है एक डिक्लेयर करने का, तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 338A यानी कि 338A में क्या कहा गया है कि एसटी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो अपन आयोग पढ़ते हैं उसमें इस जनजाति के लिए अलग से एक आयोग बनाया गया है। ठीक, तो मध्य प्रदेश भारत के सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य है। यानी कि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ किस राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। कुल जनसंख्या की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है आपकी 21.09%। संख्या कितनी है तो 40 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। और ये चीज़ अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, एमपी के उसमें यहाँ पर सर्वाधिक मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले जिले यानी कि संख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, धार में पहला नंबर है, फिर बड़वानी और फिर झाबुआ। न्यूनतम की बात करें तो भिंड में, फिर दतिया में और फिर आपका मुरैना में। अब ये एक तरीके से ये पूछते हैं और दूसरा ये तरीका यानी कि प्रतिशत में ज़्यादा कहाँ है। प्रतिशत में मिलेंगे आपको अलीराजपुर में, फिर झाबुआ में, फिर आपका बड़वानी। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में आपके अलीराजपुर में। अब प्रतिशत में न्यूनतम की बात करें तो ये भिंड में, यानी कि प्रतिशत हो या फिर जनसंख्या में हो, न्यूनतम आपका भिंड में, ये फिक्स हो गया। दूसरा जनसंख्या में धार में ज़्यादा, प्रतिशत में आपका अलीराजपुर में ज़्यादा। अब देखते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र जो विभाजित किए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 हैं आपके। मध्य क्षेत्र जिसमें आपकी गोंड, कोल, कोरकुर, बैगा ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब इनका बात करें ये कौन से क्षेत्र में विस्तारित है यानी कि कौन से ज़िले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो मुख्य रूप से बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, शहडोल, मंडला और आपका डिंडोरी, ये वो ज़िले जो मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न एरियाज। इसमें कोल, बैगा, उरांव, कुवार, कोरबा और बिरहोर, ये वो जनजातियाँ जो यहाँ पर पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र में। ज़िले की बात करें तो मुख्य रूप से सीधी, रीवा और शहडोल, ये 3 ज़िले आते हैं मुख्य रूप से इस क्षेत्र में। हालांकि जनजातियाँ बाकी ज़िलों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य जो मेन इनका जो डेंसिटी होती है उस हिसाब से इनको वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि इन 3 ज़िलों में इनकी ज़्यादा आपको पॉपुलेशन मिलेगी या डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक, तीसरा है आपका पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र है मुख्य रूप से भील जनजाति के लिए, और इसमें धार, झाबुआ, रतलाम और खरगोन, ये वो ज़िले हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं। तो जनजाति क्षेत्र अगर आपसे पूछे जाए तो 3 हैं आपके। कौन कौन से, पहला मध्य क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र और फिर आपका पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं पहली जनजाति की। पहली जनजाति आपके पास है गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में। तो ये विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक मानी जाती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से इसका संबंध है इस जनजाति का, और मध्य प्रदेश की ये सेकंड यानी कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसकी जनजातियों के हिसाब से इसकी पाई जाती है। ठीक है, अर्थ की बात करें तो ये जो गोंड शब्द बना है ये कोंड से बना है और जिसका अर्थ होता है आपका पर्वत।
चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो गोंड जनजाति जो है उसका जो प्रधान व्यवसाय होता है वो होता है आपका कृषि एवं पशुपालन। ये याद रखना, ये वो पॉइंट है जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक, कृषि को ये लोग बारी कहते हैं और ये इनका जो मुख्य रूप से जो एरिया है जहाँ पे इनकी अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है वो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक, ये अगर आप मध्य प्रदेश माने तो इसमें दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला इलाका। ठीक, ये वाला इलाका, तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो नर्मदा घाटी के दोनों ओर इसका विस्तार मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम इसी में नर्मदा नदी देखें तो ये कुछ ऐसे बहती है। ठीक है, अब इसके दोनों ओर ये पाई जाती है, यानी कि इस तरफ इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। और ये वो क्षेत्र जहाँ पर इसको अधिकतम ये पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या इसकी छिंदवाड़ा में मिलती है। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा कुछ आपका यहाँ पर लोकेट है, ये रेड कलर से आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये वो इलाका है जहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है गोंड जनजाति। अब इसकी उपजनजातियों की बात करें तो अगरिया होती है। अगरिया वो जनजाति जो लोग लोहे का काम करते हैं। आपने देखा हो जो गांव-गांव में लोग आते हैं और काफ़ी दिनों तक रहते हैं और जो लोहे के औजार होते हैं वो बनाने का ये काम करते हैं। ठीक, और प्रधान होते हैं ये मंदिरों में पूजा पाठ का काम करते हैं, यानी कि इन लोग जो मंदिर होते हैं और जो लोग इन जनजातियों से संबंधित रहे लेकिन पूजा का काम करते हैं, पुजारी के रूप में काम करते हैं, वो प्रधान उपजाति उनकी होती है। ओझा होते हैं, पंडित ये तांत्रिक क्रियाओं को करने में इनको महारत मानी जाती है या फिर ये इस तरह के काम भी करते हैं। कोयला बुत्तिस होते हैं जो नाचने गाने का काम करते हैं। सोलहास होते हैं जो बड़ेगिरी काम करते हैं, जो फर्नीचर का काम या लकड़ी का जो काम होता है उस लकड़ी से चीज़ें बनाना, इस प्रकार का जो काम करते हैं वो सोलहास करते हैं। राजगौंड होते हैं जो भूस्वामी होती है, या ऐसे लोग जिनके पास खुद की भूमि होती है और जिसका मालिकाना हक इनके पास होता है तो इनको राजगौंड कहते हैं। और एक होते हैं धुरगौंड। अब साधारण वर्ग में आते ही इनका मतलब ये कि इनके पास भूमि हो भी सकती है और नहीं भी, और ये एक तरीके से मजदूर वर्ग जो होता है इन जनजातियों में उस श्रेणी में इनको रखा जाता है। ठीक है, तो इनके पास संभवतः जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, उसकी बहुत कम मात्रा पाई जाती है, इसलिए इनको साधारण वर्ग में रखा जाता है। और राजगौंड मतलब जिनके पास भूमि होती है और अच्छे स्तर पर होती है और ये उसके खुद भूस्वामी उसके ये होते हैं। विवाह की बात करें कि यानी विवाह के किस प्रकार के प्रचलित हैं इसमें, तो बहु विवाह प्रथा प्रचलन में है इनमें, यानी कि एक से ज़्यादा आप विवाह कर सकते हैं। और जो शादी होती है में विवाह होते हैं उनके प्रकार दूध लोटावा, पड़ौनी ये इम्पोर्टेंट है, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह ये इम्पोर्टेंट आपका, पोलीथर विवाह ये प्रथा, ये वो है जो मुख्य रूप से इसमें पूछा जाते हैं और ये तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है लमसेना विवाह का। तो ठीक, अब बात करते हैं पर्व और उत्सव की। तो मेघनाथ पर्व मनाते हैं, बिद्री मनाते हैं, बकपंती मनाते हैं, लारूकाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदिली, नवाखनी, जवारा, मड़ई और छेड़ता। लारूकाज में इसमें ऐसा माना जाता है ये लोग सुअर की बलि देते हैं, सुअर की पूजा होती है फिर उसकी बलि दी जाती है। तो ये एक तरीके से इसको आपको याद रखना, ये पूछा जाता है, या इसको सीधा पूछ लेंगे लारूकाज उत्सव किस जनजाति से संबंधित है, आपको याद रखना है गोंड जनजाति से। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर इनके प्रमुख देवता, यानी कि कौन कौन से देवता होते हैं जिनको ये लोग ज़्यादा मानते हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु इनको मानते हैं। मुख्य देवता इनके होते हैं 12 देव, या इसको कहीं कहीं ये आपका बड़ा देव भी देखने को मिल जाता है, बड़ा देव। ठीक है, ठाकुर देव होते हैं माता बाई, दूल्हा देव, बागेश्वर, सूरज देव, खैर माता, इन सबको ये पूछते हैं। और पुजारी को यहाँ पर देवरी कहते हैं। ये वो पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन मिल सकता है डायरेक्ट, आपका पुजारी को देवरी कहते हैं। और प्रमुख देवता 12 देव या फिर बड़ा देव। प्रमुख नृत्य की बात करें, कौन कौन से डांस इनके जो होते हैं लोकल वो कौन से होते हैं, कर्मा, सैला, भड़ौनी, सुआ, दीवानी, बिरहा, सजनी, कहरवा और एवतला। इनमें से तो कुछ भी आ सकता है, सब इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही वो चीज़ें जो क्वेश्चन बनते हैं। आप अधिकतर जो भी क्वेश्चन देखेंगे जनजातियों से उनमें या तो इनके फोक डांस यानी कि जो लोकल नृत्य होते हैं वो पूछते हैं, या फिर इनके प्रमुख देवी देवताओं के बारे में पूछते हैं। तो ये आपको याद रखना ही है। कर्मा एक इसमें नृत्य होता है जो स्त्री प्रधान होता है
और जिसमें वाद्य यंत्र होता है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है उसे कहते हैं मांदर। तो ये याद रखना है आपको। दीवानी सजनी नृत्य भी स्त्री प्रधान होते हैं। स्त्री प्रधान का मतलब इसमें मुख्य रूप से स्त्रियां भाग लेती हैं, ये कहे कि इसको सिर्फ स्त्रियां ही परफॉर्म करती है, डांस करती है इस उत्सव में या इस नृत्य में। तो इसको आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक, अगली जनजातियाँ, इसमें जो तथ्य है आपके और कुछ देख लेते हैं अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट गौड़ जनजाति से रिलेटेड। एक पेज जो होता है, एक पेज पदार्थ होता है, उसको भोजन कहते हैं, जिसको पेज होता है। ठीक, पेज भोजन करते हैं। पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी कि परिवार का जो मुखिया होता है वो पुरुष होता है, या घर का जो बड़ा निर्णय लेने वाला हम कह सकते हैं वो पुरुष होता है। इसलिए पितृसत्तात्मक ये प्रकार का यहाँ पर जो पारिवारिक स्ट्रक्चर होता है, फैमिली स्ट्रक्चर या जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो चलता है इनका, पितृसत्तात्मक। बंगला एक यहाँ पर टर्म मिलती है आपको, जो अतिथियों को ठहरने के लिए जो स्थान होते हैं, जो घर बनाए जाते हैं, या जो जगह जहाँ पे ये मेहमानों की आवभगत करते हैं उसको कहते हैं बंगला। मोहल्ला, जिस मोहल्ले में ये रहते हैं उसको टोला कहते हैं। ठीक, और एक दूसरे को कोईतार कहते हैं, और ये कोईतार कहना ये पसंद करते हैं, अच्छा लगता है इनको एक दूसरे कोईतार कह के संबोधित भी लोग करते हैं। अब मृतक संस्कार में दो तरीके के होते हैं, वो जगह जगह लोकेशन या हम कहेंगे जगह के हिसाब से भी बदलते हैं। इसमें दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। तो ये उपजातियाँ होती हैं, उनमें कुछ मान्यताओं में अंतर होता है, इसलिए इस प्रकार की आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। एक इसमें कहूल पाटा एक वो होता है, मृत्युगान होता है, यानी कि जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो रिचुअल्स होते हैं, जो रस्में निभाई जाती हैं, उस समय जो गाया जाता है वो कहूल पाटा एक तरह का मृत्युगान इसमें गाया जाता है। और स्त्रियाँ गुदना प्रिय होती है, यानी कि जो हम कहें आम भाषा में जो टैटू जो कराती हैं। ठीक, तो टैटू या आप देखेंगे हरे कलर से जो इनके हाथों पे जो गुदना होते हैं, जो टैटू बने होते हैं, वो आपने काफ़ी देखे होंगे। तो वो कराना ही लोग अच्छा समझते हैं और काफ़ी लोग कराते भी हैं। ठीक, एक घोटुल प्रथा इसमें प्रचलित है गौड़ जनजाति में। एक होती है इनकी नोह डोरा प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टाइम पूछा भी गया था। नोह डोरा ये महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी से उभरी रेखाओं से भित्ति अलंकरण होता है। ठीक है, यानी कि घर की दीवार पर मिट्टी से ये कुछ उकेर कुछ चीज़ें बनाती हैं, या कुछ आप कह सकते हैं कोई आकृति बनाती हैं, तो उसे कहते हैं नोह डोरा। ठीक, और एक इनमें होते हैं इनके प्रमुख देवता वो लिंगो, ये इनके एक प्रमुख आराध्य देवता माने जाते हैं लिंगो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की जनजाति जिसके बारे में अपन ने चर्चा की, जो थी आपकी गौड़ जनजाति। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो भी कुछ कमी लगी हो, आपको कोई सजेशन हो, कोई पॉइंट ऐड करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका कमेंट कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले नई वीडियो में जिसमें एक नई जनजाति अपन देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।